This is Anju Rajput from Commerce Vault, and we are back with the last topic of chapter 2, that is joint stock company. तो joint stock company के बारे में पढ़ेंगे आज हम, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक joint stock company. It is a voluntary association of persons for profit, having a capital divided into transferable shares, the ownership of which is the condition of membership. Joint stock company बनाने के लिए हमें members, voluntary members चाहिए जो कि voluntarily इस company में members बनने के लिए तैयार हों, और जो कैपिटल डिवाइड होता है वो ट्रांसफरेबल शेयर्स में डिवाइड होता है, और जो इसकी जो मेन मोटिव है वो है इस जॉइंट स्टॉक कंपनी का मेंबर बनने के लिए इसकी मेंबरशिप लेना जरूरी है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक। फर्स्ट फीचर जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का है वो है आर्टिफिशियल पर्सन। That means ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ये लॉ के थ्रू क्रिएट होती है और अपने मेंबर से अलग इसकी सेपरेट एंटिटी होती है, ये इंडिपेंडेंट होती है। और लाइक जैसे नेचुरल पर्सन्स कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या कोई भी डेट इनकर कर सकते हैं, मनी बोरो कर सकते हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स दूसरे बंदों के साथ कॉन्ट्रैक्ट में रह सकते हैं और किसी को स्यू कर सकते हैं, या जैसे बाकी के लोग नेचुरल पर्सन जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको आप स्यू कर सकते हो या वो आपको स्यू कर सकते हो। ये कंपनी सब काम नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स की तरह करती है, लेकिन सिर्फ ये ब्रीड नहीं कर सकती, भाग नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, खा नहीं सकती है। बस इसमें नेचुरल ह्यूमन बीइंग और जॉइंट स्टॉक कंपनी में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि इट कैन नॉट ब्रीथ, ईट, रन, टॉक, सो तभी दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन, बिकॉज like any other person it can be sued, it can sue the other party, or it can buy a property, incur a debt, money transfer कर सकती है। सिर्फ इसका यही एक पॉइंट जो ह्यूमन बीइंग से अलग है कि it is not a natural human being, it cannot breathe, run, talk, so। सेकेंड फीचर जो है इसका है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी बाय लॉ बनाई जाती है और इसकी अपनी लीगल एंटिटी होती है मेंबर्स से अलग। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, कैन फाइल सूट्स इन इट्स ओन नेम, और इसके मेंबर्स से इसको अलग रखा जाता है। मेंबर्स और ये सेम चीज नहीं मानी जाती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, उसको अपने नाम से पहचाना जा सकता है। थर्ड इसका जो फीचर है वो है फॉर्मेशन। द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी को बनाने के लिए एक लंबा प्रोसीजर है जो कि हमें फॉलो करना पड़ता है। इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंस आता है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, और इट इन्वॉल्व्स सेवरल डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रिपेयर्ड एंड कंप्लाइंस विद अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स बिफोर इट कैन स्टार्ट इट्स फंक्शनिंग। और इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो बनाने का प्रोसेस है वो बहुत लेंदी, बहुत एक्सपेंसिव और बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं हमें पहले प्रिपेयर करने पड़ते हैं और वो लीगल
फॉर्मेलिटीज करने पड़ती हैं इससे पहले कि हम ये कंपनी को स्टार्ट कर सकें। और इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट, इंडियन कंपनी एक्ट 1956। और कंपनी की रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत कंपल्सरी है। नेक्स्ट इसका फीचर है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि कंपनी का कोई भी मेंबर या जो भी कंपनी का पार्टनर है उसकी डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, या चेंज इन नंबर ऑफ द मेंबर्स होते हैं, उसका कोई इफेक्ट कंपनी के ऊपर नहीं पड़ता है। इट कैन कम टू एन एंड ओनली थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड लीगल प्रोसीजर। कंपनी में चाहे जितने भी मेंबर्स एंटर करें या एग्जिट करें, या किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, या उसके मेंटल इलनेस है, या इंसॉल्वेंट हो जाता है, उससे कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और कंपनी तभी खत्म कर सकते हैं तब उसको कंपनी को खत्म करने के लिए एक लीगल प्रोसीजर है हमें फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट फीचर इसका जो है वो है कंट्रोल। द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज अंडरटेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। और उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट जो किया जाता है वो टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं बिजनेस के, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, वो ऑफिशियल्स उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करते हैं, अपॉइंट करते हैं। Or the directors hold a position of immense significance as they are directly accountable to the shareholders of the working of the company. और जो डायरेक्टर्स की पोजीशन होती है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, सिग्निफिकेंट होती है, क्योंकि डायरेक्टली जो ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, उनको अकाउंटेबल है, उनको they are answerable to the shareholders of the company. Next इसका फीचर है liability. The liability जो होती है इस कंपनी के मेंबर्स की, वो लिमिटेड है जितना उनका नॉमिनल वैल्यू है शेयर्स का, जो कि उसने इन्वेस्ट किया है जितना उस कंपनी। और जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है, शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर इजीली ट्रांसफरेबल। अगर हम पब्लिक कंपनी में जॉइंट स्टॉक कंपनी हमारी पब्लिक कंपनी है तो इसके शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल हो जाते हैं, आप किसी को भी अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके शेयर्स ट्रांसफर करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि हमें फॉलो करनी पड़ती हैं, और उन रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंगली ही हम शेयर्स को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर हमें शेयर्स ट्रांसफर करने हैं तो सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। और ऑफिशियल सिग्नेचर जो कंपनी का होता है वो एक कॉमन सील बनाई जाती है कंपनी की, और जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के वो उस कॉमन सील से अटेस्टेड होते हैं। कॉमन सील जो होती है कंपनी की वो अथॉरिटी होती है कंपनी की, सिग्नेचर अथॉरिटी होती है वो उस कंपनी की। और एवरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी हैज द कंपनी सील ऑन इट। नेक्स्ट फीचर जो है कॉमन सील। The company, being an artificial person, acts through its board of directors. The board of directors enter into an agreement with others by indicating the company's approval through the common seal. जो भी क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और इसका जो भी काम होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू होता है, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है एक एग्रीमेंट साइन करते हैं ये अप्रूव करने के लिए कि हम इस कंपनी के सील के अंडर या इस कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं और उनके लिए हम काम कर रहे हैं।
The common seal is engraved equivalent of an official signature. किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का या पार्टनर कंपनी पार्टनर का जो सिग्नेचर है उसकी जो इट इज इक्वलेंट टू द सील ऑफ द कंपनी। तो जो कंपनी की सील है उसको हम ऑफिशियल सिग्नेचर भी मानते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज के लिए। Any agreement which does not have the company's seal put on it is not legally binding on the company। और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जिसके ऊपर कंपनी की सील नहीं है उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, क्योंकि लीगली वो उस कंपनी का वो डॉक्यूमेंट लीगली कंपनी का नहीं होता है, क्योंकि उसके पास उसकी कंपनी की सील नहीं होती है। नेक्स्ट जो इसका फीचर है वो है रिस्क बेयरिंग। रिस्क बेयरिंग का मतलब है कि जो रिस्क कंपनी उठाती है उसको किस तरीके से जो पार्टनर्स हैं वो डील करते हैं उस रिस्क के साथ। The risk of losses in a company is borne by all the shareholders. This is unlike the case of sole proprietorship or partnership firm, where one or few persons respectively bear the losses. इस टाइप की जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो रिस्क ऑफ लॉस है वो इक्वली बियर किया जाता है हर शेयर होल्डर के साथ। जो भी कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं वो इक्वली सारे लॉसेस को बियर करेंगे, उठाएंगे, लॉसेस को उठाएंगे। अनलाइक सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप्स। सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप टाइप ऑफ फॉर्म में आप या तो अकेले लॉसेस उठाते हो या कोई पार्टनरशिप फर्म में 2-3 पार्टनर्स मिलके वो लॉसेस को उठाते हैं। In the face of financial difficulties, all shareholders in a company have to contribute to the debts to the extent of their shares in the company's capital. The risk of loss thus gets spread over a large number of shareholders. और कोई भी अगर कंपनी को फाइनेंशियल डिफिकल्टी आती है, कोई पैसे की कमी हो जाती है, तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं कंपनी को उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है जितना कि उनका शेयर है उस कंपनी में, और इसीलिए जितना भी रिस्क ऑफ लॉस है वो जितने शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के उनमें बढ़ जाता है। अब हम पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। फर्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। तो फर्स्ट मेरिट जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का है वो है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी इस कंपनी में हर एक शेयर होल्डर की लिमिटेड लायबिलिटी है जो कि डिग्री ऑफ रिस्क को उसके लिए कम कर देती है। जितना उसने इस कंपनी में शेयर लिया है उतनी ही उसकी लायबिलिटी है, और जो कि उसका डिग्री ऑफ रिस्क जो है वो काफी हद तक कम कर देते हैं। सेकंड जो मेरिट है वो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है, और इसीलिए बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो जॉइंट स्टॉक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एक तो इधर लिमिटेड लायबिलिटी होती है, दूसरा जो शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी होती है वो बहुत इजी होती है, जो कि इंक्रीज कर देती है इन्वेस्टर्स को जॉइंट स्टॉक कंपनी में इन्वेस्ट करने के। नेक्स्ट इसका मेरिट है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इसका मतलब जैसे कि हमने फीचर्स में भी पढ़ा है कि कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर कंपनी का कोई मेंबर की डेथ हो जाती है, या वो मेंबर इनसेन हो जाता है, या इंसॉल्वेंसी हो जाती है उस मेंबर की, तो कंपनी पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है,
चाहे कितने भी लोग कंपनी में नए आए या एग्जिस्ट करें, कंपनी में कोई इफेक्ट नहीं होता है। और अगर कंपनी लिक्विडेट होती है या कंपनी बंद होती है तो कंपनीज एक्ट जो है, कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंगली जो प्रोविजंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली ही हम अपनी कंपनी को लिक्विडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका मेरिट है वो है स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। स्कोप ऑफ एक्सपेंशन का मतलब ये है कि हम अपनी कंपनी को कितना ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं। ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए बहुत मेजर मेरिट है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए। और इसीलिए इसका जो अमाउंट है, कैपिटल अमाउंट है, वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स जो इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनको पता होता है कि इसमें लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है, शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी बहुत इजी होती है और जो चांसेस ऑफ रिटर्न है वो बहुत हाई होते हैं, चांसेस ऑफ जो प्रॉफिट है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है इन टाइप्स की कंपनीज में, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, शेयर्स को ट्रांसफर करना बहुत इजी होता है और जो रिटर्न का रिस्क है वो बहुत अच्छा होता है। आपको प्रॉफिट मिलने का जो चांस है वो बहुत ब्राइट होता है। नेक्स्ट जो इसका मेरिट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। क्योंकि ये बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट से कंपनी बनी होती है और इसके पास सफिशिएंट फंड्स होते हैं, इसलिए ये कंपनी अफोर्ड कर सकती है हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स जो कि डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज कर सके। और इन क्वालिफाइड और एक्सपर्ट मैनेजमेंट के कारण कंपनी की जो एफिशिएंसी है और इफेक्टिवनेस है वो बहुत हाई हो जाती है और हमारी जो रेपुटेशन है या गुडविल है वो कंपनी की वो मार्केट में बहुत अच्छी हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो फर्स्ट लिमिटेशन जो इसकी है वो सब मेजर लिमिटेशन जो है वो है कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। दैट मीन्स कंपनी को फॉर्म करने के लिए जो प्रोसीजर है वो बहुत लंबा है, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज हैं जो कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर होल्डर्स को फॉलो करना पड़ता है, उनको वो लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ती हैं। इसलिए ये एक लिमिटेशन बन जाती है जॉइंट स्टॉक कंपनी की। नेक्स्ट जो इसकी लिमिटेशन है वो है लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी का ये मतलब है क्योंकि इस टाइप जॉइंट स्टॉक कंपनीज में सीक्रेसी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि पब्लिक कंपनीज होती हैं, क्योंकि इन जो जॉइंट स्टॉक कंपनी पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उनको अपने फाइनल अकाउंट्स और रिपोर्ट्स पब्लिश करने पड़ते हैं, इसलिए सीक्रेसी मेंटेन करना इन टाइप्स की कंपनी में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो इसका लिमिटेशन है वो है इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लीड्स टू सिचुएशंस इन व्हिच there is a lack of effort as well as personal involvement on the part of officers of the company. This means कि ओनरशिप और मैनेजमेंट के बीच में कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि
जो ऑफिसर्स हैं कंपनी के या जो वर्कर्स हैं कंपनी के, मैनेजमेंट में जो वर्कर्स हैं कंपनीज के, उनका कुछ पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कंपनी के साथ। वो अपने तरीके से काम करना चाहते हैं, इसलिए कई बार जो एफर्ट होता है कंपनी का वो सही बाहर निकल के नहीं आता है, उतने पोटेंशियल से जो लोग हैं काम नहीं कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि ये बहुत लार्ज कंपनीज होती हैं, इसलिए जो ओनर्स या टॉप मैनेजमेंट है उनको बहुत मुश्किल होता है पर्सनली कांटेक्ट अपने एम्प्लॉयज के साथ रखना, या कस्टमर्स के साथ रखना, या क्रेडिटर्स के साथ रखना, क्योंकि इन सब के साथ सिर्फ जो मैनेजमेंट उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या जो उस कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, मैनेजर्स हैं, मैनेजमेंट में हैं, वही लोग इनके साथ डील करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं और जो टॉप मैनेजमेंट है या जो ओनर्स हैं वो पर्सनली कस्टमर्स के साथ या एम्प्लॉयज के साथ या क्रेडिटर्स के साथ इंटरैक्ट इतना नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो इसका लिमिटेशन है वो है न्यूमरस रेगुलेशंस। The functioning of the company is subject to many legal provisions and compulsions. A company is burdened with numerous restrictions in respect of aspects including audit, voting, filing of reports, and preparation of documents, and is required to obtain various certificates from different agencies. इस लिमिटेशन में यही बताया गया है कि जो कंपनी का फंक्शनिंग है या जो कंपनी के एक्टिविटीज हैं उसमें बहुत ज्यादा लीगल प्रोविजंस और कंपल्शंस होती हैं, जिसके अकॉर्डिंगली कंपनी को काम करना पड़ता है, और कंपनी ओवरबर्डन होती है इन सारी रिस्ट्रिक्शन से, जैसे ऑडिटिंग करवाने के लिए या वोटिंग करवाने के लिए, या जो फाइनल रिपोर्ट्स हैं या जो डॉक्यूमेंट्स कंपनी के प्रिपेयर करने हैं उनके लिए वेरियस टाइप्स के सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जो कि हमें डिफरेंट एजेंसी से लाने पड़ते हैं अप्रूवल के साथ। जैसे हमें रजिस्ट्रार्स के पास जाना पड़ता है या सेबी के पास जाना पड़ता है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करवाने के लिए। ये जो है, ये सारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये कंपनी की फ्रीडम को थोड़ा हद तक कम कर देती है, और उनका जो फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन है, जिस तेजी से वो काम करना चाहते हैं, वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि इन सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए या रिपोर्ट्स को फाइल करने के लिए या ऑडिट वगैरह कराने के लिए बहुत ज्यादा टाइम, एफर्ट और मनी लगता है। तो ये एक तरीके का बहुत ज्यादा लिमिटेशंस हो जाती हैं कंपनी को, क्योंकि उनको बहुत सारे कंपल्शंस और प्रोविजंस के अंदर काम करना पड़ता है। नेक्स्ट जो इसकी लिमिटेशन हम देखेंगे वो है डिले इन डिसीजन मेकिंग। Red tapeism and bureaucracy do not permit quick decisions and prompt actions. There is a little scope of personal initiative. That means red tapeism या bureaucracy का क्या मतलब है? जो higher officials डिसीजन लेते हैं वही डिसीजन जो है कंपनी में माना जाता है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैनेजमेंट है, जो टॉप मैनेजमेंट है, जो वो हायर लेवल के ऑफिशियल्स हैं, जो डिसीजंस लेते हैं कंपनी में, वही डिसीजन जो है कंपनी को बाकी एम्प्लॉयज को मानने पड़ते हैं, और ये डिसीजन लेने में काफी वक्त लगता है, क्योंकि आपको एक सर्टन चेन फॉलो करनी पड़ती है इन डिसीजंस को लेने के लिए। और जो एक एम्प्लॉय का या एक पर्सन का अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कहीं सप्रेस हो जाता है, वो इनिशिएटिव नहीं दिखा सकता या नए अपने पॉइंट ऑफ
व्यू नहीं दे सकता है, अपना नजरिया नहीं बता सकता है, क्योंकि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो ही डिसीजन लेते हैं इस कंपनी के लिए। नेक्स्ट जो इसका लिमिटेशंस है वो है ओलिगार्किक मैनेजमेंट। माना तो ये जाता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी डेमोक्रेटिकली मैनेज्ड होती है, सबको इक्वल राइट्स हैं अपने सजेशंस देने का या अपने जो भी इनिशिएटिव लेने का, बट एक्चुअली ये जो इसका सारा एक्टिविटी मैनेज करता है वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं या ओनर्स जो होते हैं वो उनको अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और कई बार ऐसे डिसीजंस माइंड में इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माइंड में होते हैं जो कि उनके पर्सनल इंटरेस्ट को बेनिफिट करते हैं, ना कि इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर या कंपनी। तो जो भी डिसीजन इस कंपनी में लेना है या ये कंपनी की मैनेजमेंट है वो फ्यू पीपल के हैंड्स में होती है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। और कई बार जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेते हैं वो उनका जो बेनिफिट होता है वो उनके पर्सनल इंटरेस्ट को पूरा करता है, ना कि कंपनी के इंटरेस्ट को या शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट। नेक्स्ट लिमिटेशन है कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। देयर may be conflict of interest amongst various stakeholders of a company. The employees, for example, may be interested in higher salaries, consumer desire, higher quality products at lower prices, and the shareholders want higher returns in the form of dividend and increase in investing value of their share. These demands pose problem in managing the company as it often becomes difficult to satisfy such diverse interests. जो डिफरेंट लोग हैं जो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं उनके डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, अपने अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए वो सब लोग चाहते हैं कि कंपनी उनके इंटरेस्ट को पूरा करे। जैसे फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है वो क्या चाहता है कि उसकी सैलरी बढ़ जाए, वो यहाँ काम कर रहा है तो उसको अच्छी सैलरी मिले। कंज्यूमर क्या चाहता है कि उसको बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले लेकिन चीपर रेट पे मिले। शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं कि उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाए जिससे कि उनकी शेयर वैल्यू है मार्केट में बढ़ जाए। तो it is very difficult to manage such diverse interest in this type of company। और कई बार ये problems create कर देते हैं, conflicts हो जाते हैं, different desires, different interest लोगों के जो होते हैं उनको ये satisfy, हर किसी को satisfy करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ कंपनी। तो पहला जो है वो है प्राइवेट कंपनी। और प्राइवेट कंपनी किसको हम कह सकते हैं वो इस तरीके से है, अ प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच restricts the right of members to transfer its shares। सबसे पहला इसका क्या रिस्ट्रिक्शन है कि जो शेयर ट्रांसफर का राइट है वो इसमें रिस्ट्रिक्टेड होता है। सेकंड क्या है, मिनिमम 2 मेंबर्स से ये कंपनी बन सकती है प्राइवेट कंपनी, लेकिन इसके जो मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं वो 50 होते हैं एक्सक्लूडिंग द प्रेजेंट एंड पास्ट मेंबर्स, प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज, सॉरी मेंबर्स नहीं, प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज। तो प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स की जरूरत होती है और मैक्सिमम 50 मेंबर्स होते हैं इसमें, और उसमें जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज या पास्ट एम्प्लॉयज होते हैं वो इंक्लूडेड नहीं होते हैं। थर्ड जो प्राइवेट कंपनी का फीचर है वो है
It does not invite public to subscribe to its share capital and must have a minimum paid up capital of rupees 1 lakh or such higher amount which may be prescribed from time to time. प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं वो पब्लिक शेयर को इनवाइट नहीं कर सकती, पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए इनवाइट नहीं कर सकती हैं, और इनका जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए वो 1 लाख होना चाहिए। और इसमें ये जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो ही शेयर्स इसके खरीद सकते हैं। जो लास्ट इसका फीचर है प्राइवेट कंपनी का वो है, इट इज नेसेसरी फॉर प्राइवेट कंपनी टू यूज द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम। If a private company contravenes any of aforesaid provisions, it ceases to be a private company and loses all the exemptions and privileges to which it is entitled. तो लास्ट में इसमें ये बताया गया है कि प्राइवेट कंपनी जो भी होती है उसको अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखना जरूरी होता है, और कोई भी प्राइवेट कंपनी ये जो ऊपर दिए गए फीचर्स हैं या जो प्रोविजंस हैं इनको नहीं मानती है तो वो प्राइवेट कंपनी का हक खत्म हो जाता है, और कोई भी जो एग्जेम्पशंस या प्रिविलेजेस मिलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को वो सारा लूज कर देती है, क्योंकि वो इन सारी रिस्ट्रिक्शंस या रेगुलेशंस को एडर नहीं करती। दूसरी टाइप की जो कंपनी है वो है पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी क्या होती है, उसके क्या रिस्ट्रिक्शंस या रेगुलेशंस होते हैं वो हम पढ़ेंगे। अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एज पर इंडियन कंपनी एक्ट। अ पब्लिक कंपनी इज वन विच has a minimum paid up capital of 5 lakhs or higher amount which may be prescribed from time to time. तो पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं मानी जाती है या उसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं लगता है, और इंडियन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली इसका जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो 5 lakhs होना चाहिए, और हाँ इससे ज्यादा अमाउंट हो सकता है टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द टाइम, जो भी प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट पेड अप कैपिटल होगा उतना इनको देना पड़ता है। सेकंड, इट हैज 7 मिनिमम मेंबर्स एंड देयर इज नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम मेंबर। तो पब्लिक कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम 7 मेंबर्स की जरूरत होती है, और इसमें मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती है। थर्ड जो है, इट हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड इज नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर कैपिटल और पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक कंपनीज जो होती हैं इनका जो ट्रांसफर ऑफ शेयर है इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ये अपने शेयर्स को ट्रांसफर भी कर सकती हैं, और इनको पब्लिक डिपॉजिट या पब्लिक से सब्सक्रिप्शन के लिए भी कोई प्रोहिबिटेशन नहीं होती है। ये पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं या सब्सक्राइब करने के लिए अपने शेयर कैपिटल में या पब्लिक डिपॉजिट्स में। अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ पब्लिक कंपनी। कोई भी प्राइवेट कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी के साथ जुड़ी होती है या सब्सिडरी होती है उसका हिस्सा होती है, उसको भी एक पब्लिक कंपनी की तरह ही ट्रीट किया जाता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए और मैक्सिमम मेंबर्स जो होते हैं वो 50 होते हैं कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करने के लिए, और पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स की जरूरत होती है और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अनलिमिटेड होते हैं। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है, प्राइवेट
limited company cannot invite general public to buy its shares and debentures. जो प्राइवेट कंपनीज होती है, लिमिटेड कंपनीज होती है, वो पब्लिक के लिए अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को नहीं खोल सकते, लेकिन जो पब्लिक कंपनीज होती हैं वो जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को बाय करने के। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इसमें ये है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर ट्रांसफरेबिलिटी होती है सर्टेन टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। आपने अगर शेयर्स को ट्रांसफर करना है उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। यू आर फेयरली फ्री टू ट्रांसफर योर शेयर्स टू एनीवन एल्स। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, इट कैन कमेंस बिजनेस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। इसका मतलब ये है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं वो जब अपने डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के पास डिपॉजिट करवा देती है और वो रजिस्ट्रार उन डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई हो जाता है, तो वो रजिस्ट्रार इन कंपनी को इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट दे देते हैं और वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में इनकॉर्पोरेशन के बाद एक और स्टेप होता है जो कि है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। रजिस्ट्रार जब सारे डॉक्यूमेंट्स को देख के सारे रिस्ट्रिक्शन रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली देखता है कि पब्लिक कंपनी ने सारे रूल्स को फॉलो किया है, तब वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के बाद एक और सर्टिफिकेट इनको देते हैं जो कि होता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और उसके बाद ही ये पब्लिक कंपनीज जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस जिससे हमें पता चलता है कि ये पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, वो ये है कि प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड लगाना बहुत कंपल्सरी है, जरूरी है। लेकिन पब्लिक में सिर्फ आप नाम के आगे लिमिटेड लिखते हो और उससे पता चल जाता है कि ये पब्लिक कंपनी है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो इसमें है वो ये है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 1 लाख का कैपिटल रिक्वायर्ड होता है कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन पब्लिक कंपनी को 5 लाख का मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड होता है अपनी कंपनी को स्टार्ट करने के। That's all with the topic, and we are through with chapter 2, that is forms of business organization. I hope you all understood the chapter and the topics thoroughly. We will be very soon back with the next chapter. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।